मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत दलित बाहुल्य गांव के विकास को नई रफ्तार दी। राज्य के 12,492 अनुसूचित जाति बहुल गांव को चिन्हित कर 2025-26 तक सर्वग्राम विकास का लक्ष्य रखा गया। इन गाँवों में डिजिटल लाइब्रेरी, सोलर और स्ट्रीट लाइट, शौचालय, पाइप पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और ऊर्जा सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। ग्राम पंचायतों को कार्यदायी संस्था बनाकर पारदर्शिता बढ़ाई गई। अब तक 910 गाँव में कार्य पूर्ण हो चुके हैं। ईयर एंडर 2025 में उत्तर प्रदेश किसानों के साथ अहम साबित हुआ। सरकार की 5 प्रमुख योजनाओं ने खेती की तस्वीर बदल दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से करोड़ों किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सीधी सहायता मिली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्राकृतिक आपदाओं में फसल नुकसान की भरपाई हुई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सस्ता और आसान लोन उपलब्ध कराया गया। कृषक अवसंरचना कोष से कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट बनी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से आधुनिक सिंचाई तकनीक को बढ़ावा मिला, जिससे लागत घटी और आय बढ़ी। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर वीर बाल दिवस और श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के अवसर पर कीर्तन समागम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान ही भारत की प्रगति का मार्ग है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को प्रणाम कर शब्द कीर्तन सुना, बच्चों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि साहिबजादों का बलिदान नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम के अंत में आनंद साहिब का पाठ, अरदास और लंगर हुआ। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा से पहले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। प्री बोर्ड परीक्षा 5 से 21 जनवरी तक रोजाना 11:30 से 2:30 बजे के बीच कराई जाएगी। पहले दिन हिंदी विषय की परीक्षा होगी। बोर्ड परीक्षा 2025 में प्रश्न पत्रों की दूसरे सेट से ही ये परीक्षा कराई जाएगी। जिले के 78 परीक्षा केंद्रों पर 29 से 31 दिसंबर तक प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। हाई स्कूल के 24,491 और इंटरमीडिएट के 21,268 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। यूपी में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए शनिवार से 2 दिवसीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की पुलिसिंग का रोड मैप तैयार किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों दिन मौजूद रहेंगे। डीजीपी कॉन्फ्रेंस की तर्ज पर होने वाली इस बैठक में सभी जोन के एडीजी, रेंज आईजी, डीआईजी शामिल होंगे। साइबर अपराध, नारकोटिक्स, महिला अपराध, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, बीट पुलिसिंग, ई ऑफिस और CCTNS जैसे अहम विषयों पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी। भारतीय रेलवे बोर्ड ने ट्रेन ऑन डिमांड यानी स्पेशल ट्रेनों को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए। अब बिना अनुमति कोई भी टीओडी ट्रेन घोषित या संचालित नहीं होगी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिए हैं कि एन रूट और टर्मिनेटिंग स्टेशनों की सहित अनिवार्य होगी। रेलवे के अनुसार बिना अनुमति ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को परेशानी हो रही थी। 28 फरवरी 2026 के बाद पुरानी मंजूरियां स्वतः समाप्त होंगी और 1 मार्च 2026 से नई अनुमति जारी होगी। प्रस्ताव 7 दिन में भेजना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी ओटीपी बाईपास कर पात्र परिवारों की फैमिली आईडी में अपात्र लोगों को जोड़ते और आईएसए एसएचए में तैनात कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी आयुष्मान कार्ड अप्रूव करा दे। इन कार्डों से निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज कराकर सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। मास्टरमाइंड चंद्रभान वर्मा साइबर कैफे संचालक है। यूपी रोडवेज वैकेंसी के तहत भारी वाहन लाइसेंस धारकों के लिए सुनहरा मौका। यूपी एसआरटीसी मुरादाबाद क्षेत्र में 300 संविदा बस चालकों की भर्ती कर रहा है। चयन रोजगार मेले के जरिए होगा, जो क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय लाजपत नगर में आयोजित किया जाएगा। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास, आयु सीमा 23 वर्ष, 6 माह से 58 वर्ष तय की गई है। अभ्यर्थियों के पास कम से कम 2 साल पुराना भारी वाहन लाइसेंस होना जरूरी है। चयनित चालकों को किलोमीटर के आधार पर वेतन, प्रोत्साहन राशि, बीमा और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के समाप्त होते ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के बाद वहां और आसपास के लगाए गए सजावटी गमलों की चोरी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग दीवारों और डिवाइडरों से गमले निकाल रहे हैं, हाथों बाइक और कारों में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर एलडीए और नगर निगम ने ग्रीन कॉरिडोर और वसंत कुंज रोड पर सैकड़ों गमले लगाए थे, लेकिन कुछ ही घंटों में सौंदर्यीकरण उजड़ गया, जिससे प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने श्रावस्ती दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में पीडीए की हार के बाद अखिलेश यादव मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। 2027 में सैफई लौट जाएंगे। ग्राम चौपाल में उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और एसआईआर को लेकर विपक्ष की घबराहट का जिक्र किया। कफ सिरप मामले में सपा को माफिया का संरक्षक बताया गया। उन्नाव रेप
कांड पर कहा कि सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। समाजवादी पार्टी ने घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया। सपा ने दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह पर भरोसा जताया। उनके नाम की घोषणा शिवपाल यादव ने की। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के फैसले के साथ सभी समाजवादी एकजुट हैं। बता दें कि 20 नवंबर 2025 को सुधाकर सिंह की निधन से सीट खाली हुई थी, जिसके चलते 6 महीने के भीतर उपचुनाव जरूरी है। सपा का मानना है कि क्षेत्र में सुधाकर सिंह की लोकप्रियता का लाभ सुजीत सिंह को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जाति विशेष की बैठकों को लेकर पार्टी के जनप्रतिनिधियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा नकारात्मक राजनीति में विश्वास नहीं करती और भविष्य में ऐसी किसी भी गतिविधि को पार्टी संविधान के तहत अनुशासनहीनता माना जाएगा। बिना नाम लिए उन्होंने 23 दिसंबर को लखनऊ में कथित जातीय बैठक का जिक्र किया। कहा कि इससे समाज में गलत संदेश जाता है। चौधरी ने स्पष्ट किया कि भाजपा सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित दल है, न कि वर्ग या जाति की राजनीति करने वाला। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को श्रावस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने वीर बाल दिवस सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। बाबर के नाम पर प्रस्तावित मस्जिद को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा को मस्जिद से नहीं बल्कि विदेशी आक्रांता बाबर से नफरत है। उसके नाम पर किसी भी इमारत का निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा। डिप्टी सीएम ने जिले के विकास, रोडवेज, बस संचालन सुधार और जन समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस धर्मवीरों के बलिदानों को भी राजनीति से जोड़ देती है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सियासी चर्चाओं को तेज कर दिया। दिल्ली में हुई इस मुलाकात को ब्रजेश पाठक ने शिष्टाचार भेंट बताया और कहा कि वे प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। उनके साथ वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी भी मौजूद रहे। हाल के दिनों में यूपी भाजपा में ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी और पार्टी नेतृत्व की सख्ती के बीच ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। हालांकि इसके पीछे किसी बड़े राजनीतिक फैसले को आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में कल मौसम शुष्क रहने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कई स्थानों पर घने से अत्यंत घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान दृश्यता कम रहने के और सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकते हैं। वहीं 29, 30 और 31 दिसंबर को मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन सुबह के समय घना कोहरा बना रहेगा। तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मेरठ में 14.6 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ सबसे ठंडी रात मानी जा रही है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।